वो खालिद हुसैनी की द काइट रनर पर जब हम बात करते हैं तो हमारे श्रोताओं में एक सवाल बार बार आता है। एक ऐसी लाइन जो कहानी की आत्मा भी है और उसका मकसद भी। अच्छा बनने का एक तरीका अब भी है क्या? क्या सच में ऐसा होता है? क्या जिंदगी के किसी मोड़ पर की गई भयानक गलती के बाद भी कोई रास्ता बचता है खुद को सुधारने का? आज हम इसी सवाल का जवाब अमीर नाम के एक किरदार की जिंदगी के 3 हिस्सों में खोजेंगे। एक वादा, एक धोखा और एक वापसी। और ये सवाल सिर्फ एक किरदार तक ही सीमित नहीं है ना। हाँ। हमारे पास जो विश्लेषण है वो एक बहुत दिलचस्प समानांतर रेखा खींचता है। अमीर का व्यक्तिगत प्रायश्चित और अफगानिस्तान का अपने टूटे हुए युद्ध से भरे अतीत से उभरने का संघर्ष। अच्छा। तो क्या अमीर की कहानी उसके देश की कहानी का ही एक छोटा रूप है? ये सवाल इस चर्चा को सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी से उठाकर मतलब एक राष्ट्रीय त्रासदी के स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। तो चलिए काबुल की उन्हीं गलियों से शुरू करते हैं जहां ये सब शुरू हुआ। हाँ, 1970s का काबुल। हमारे सामने 2 बच्चे हैं। अमीर, जो एक अमीर और कह सकते हैं खास सहूलियतों वाले पश्तून घर से है, और हसन, जो उनके घर में काम करने वाले हजारा समुदाय से है। इन दोनों के बीच की दोस्ती बड़ी अनोखी थी। है ना? अनोखी तो थी लेकिन साथ ही जटिल भी थी। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये एक असंतुलित दोस्ती थी। असंतुलित? किस तरह से? मतलब हसन पूरी तरह से वफादार था अमीर के लिए, कुछ भी कर गुजरने को तैयार। लेकिन अमीर के मन में हमेशा एक कश्मकश रहती थी। एक तरफ हसन के लिए प्यार था तो दूसरी तरफ अपने पिता की नज़र में खुद को साबित करने की बेचैनी और समाज में अपने रुतबे की एक अनकही समझ। तो ये दोस्ती एक शीशे की तरह थी। बिल्कुल, जो बाहर से तो साफ दिखती थी पर उसमें बारीक दरारें पहले से मौजूद थीं। और शायद उन दरारों के बावजूद जो चीज उस रिश्ते को जोड़े हुए थी वो थी हसन की निस्वार्थ वफादारी। स्रोत में हसन के एक संवाद का खास जिक्र है जो शायद इस कहानी का सबसे यादगार हिस्सा है। तुम्हारे लिए तो 1000 बार भी। हाँ, जब अमीर पूछता है कि क्या वो कटी हुई पतंग उसके लिए लाएगा तो हसन यही जवाब देता है। जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी थी तो सच कहूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये कसम है। बिल्कुल। और विश्लेषण इसी लाइन को कहानी का नैतिक केंद्र बिंदु मानता है। ये सिर्फ एक दोस्त का दूसरे से किया गया वादा नहीं है, ये हसन के किरदार को परिभाषित करता है। शुद्ध, निस्वार्थ और अटूट। सही। यही वो भावनात्मक पैमाना है, वो आदर्श है जिसके सामने अमीर के बाद के सभी कामों को, उसकी कायरता को, उसके धोखे को तौला जाता है। और शायद यही आदर्श की याद अमीर को जिंदगी भर सबसे ज्यादा सताती है, क्योंकि वो जानता है कि उसने इस वादे के लायक कुछ नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। और यही वादा कहानी को इतना दर्दनाक बनाता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये टूटने वाला है। स्रोत उस पतंगबाजी के मुकाबले को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इस वादे की और इस दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बताता है। सही बात है। अमीर के लिए वो मुकाबला जीतना सब कुछ था। वो सिर्फ पतंग नहीं जीतना चाहता था, वो अपने पिता का प्यार और सम्मान जीतना चाहता था। वो वैलिडेशन जो उसे लगता था कि उसे कभी मिला ही नहीं। हाँ, वो जीत अमीर के लिए उसी वैलिडेशन की एक प्यास थी। और विडंबना देखिए, वो मुकाबला जीत भी जाता है। और हसन अपने वादे के मुताबिक उस आखिरी कटी हुई पतंग को लाने के लिए दौड़ता है। लेकिन यही कहानी एक बेहद अंधेरा और दर्दनाक मोड़ लेती है। एक सुनसान गली में हसन को स्थानीय गुंडे आसिफ और उसके दोस्त घेर लेते हैं। और यहाँ वो हिस्सा है जहाँ वाकई सांस रुक जाती है। अमीर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। वो देखता है कि हसन के साथ क्या भयानक हो रहा है, लेकिन वो डर के मारे जम जाता है। वो वहीं छिपा रहता है, कुछ नहीं करता। और स्रोत इस एक पल की चुप्पी को, इस इनएक्शन को अमीर की जिंदगी का वो केंद्रीय पाप बताता है जो उसके ज़मीर पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ जाता है। एक पल में वो अपनी जीत की पतंग तो पा लेता है, लेकिन अपनी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो देता है। इस पर थोड़ा और रुकते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अमीर का अपराध बोध किसी गलत काम को करने से पैदा नहीं होता, बल्कि सही काम को न करने से पैदा होता है। बिल्कुल। इसे निष्क्रियता का अपराध बोध कहते हैं। उसने हसन को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसने उसे बचाया भी नहीं। और अक्सर ये अपराध बोध सक्रिय रूप से किए गए अपराध से ज्यादा गहरा और ज्यादा तकलीफदेह होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी अपनी कायरता और नैतिक विफलता का सीधा प्रतिबिंब होता है। अब दुश्मन से नहीं
बल्कि खुद से हार जाते हैं। लेकिन स्रोत में इस बात पर भी कोई रोशनी डाली गई है कि क्या ये सिर्फ कायरता थी या इसमें अमीर के अपने पिता से वैलिडेशन पाने की उस बेताबी का भी हाथ था? एक बेहतरीन सवाल है। मतलब क्या वो डर से ज्यादा अपनी उस जीत की खुशी को, उस एक पल को बचाना चाहता था जब उसके पिता ने उस पर गर्व किया था? हाँ, और स्रोत इन दोनों को जुड़ा हुआ बताते हैं। वो पल अमीर के लिए जिंदगी भर की तमन्ना पूरी होने जैसा था। सही बात है। उस गली में दखल देने का मतलब था उस पल को खो देना, अपनी जीत को उस भयानक घटना से जोड़ देना और शायद अपने पिता के सामने अपनी कायरता को स्वीकार करना। तो ये सिर्फ शारीरिक डर नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये अपनी मेहनत से कमाई इज्जत और प्यार को खोने का डर भी था। उसने हसन की इज्जत के ऊपर अपनी खुशी को चुना। और यही चुनाव उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। इतना ज्यादा कि हसन की मौजूदगी ही उसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, उसका चेहरा देखकर अमीर को अपनी कायरता याद आती थी। स्रोत के मुताबिक अपने अपराध बोध से छुटकारा पाने की एक और घिनौना काम करता है। वो हसन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देता है। हाँ, ये सोचकर कि अगर हसन घर से चला जाएगा तो शायद ये याद भी चली जाएगी। और ये अमीर की दूसरी बड़ी नैतिक विफलता थी। पहली बार उसने कुछ नहीं किया और दूसरी बार उसने सक्रिय रूप से एक झूठ बोला जिसने उस दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हमेशा के लिए। हसन और उसके पिता अली घर छोड़कर चले जाते हैं और इसके कुछ समय बाद सोवियत आक्रमण के चलते अमीर और उसके पिता भी अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। वो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। अमीर पढ़ता है, लेखक बनता है, शादी करता है, लेकिन स्रोत में एक बहुत गहरी बात लिखी है। आप अतीत को दफना सकते हैं, लेकिन वो कभी वहीं दफन नहीं रहता। बहुत सही। देश बदलने से, माहौल बदलने से दिल के घाव नहीं बदलते। वो अपराध बोध उसके साथ हजारों मील का सफर करके कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर काबुल से भागा, लेकिन काबुल अमीर से कभी नहीं भागा। और यहाँ पलायन की थीम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सिर्फ एक देश से दूसरे देश जाना नहीं है। नहीं, ये अपने अतीत से, अपनी यादों से, अपने ज़मीर से भागने की एक हताश कोशिश है। अमीर को लगता है कि भौगोलिक दूरी उसे भावनात्मक दूरी भी देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। न करने का वो मौका वो कई सालों बाद आता है। एक फोन कॉल से। हाँ, अमीर को पाकिस्तान से अपने पुराने पारिवारिक मित्र रहीम खान का एक फोन आता है और उस फोन कॉल में वो एक लाइन कहते हैं जो अमीर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। अच्छा बनने का एक तरीका अब भी है। ये एक उम्मीद की किरण है, एक लाइफ लाइन है जो उसे उसके अतीत ने फेंकी है। ये प्रायश्चित का बुलावा है और यहाँ प्रायश्चित की अवधारणा बहुत दिलचस्प है। जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ सॉरी कह देना या माफी मांग लेना नहीं है। कहानी के मुताबिक अच्छा बनने का रास्ता उसी जगह से होकर गुजरता है जहाँ सब कुछ गलत हुआ था। उसे वापस जाना होगा। उसे वापस अफगानिस्तान जाना होगा, वो भी तालिबान के राज वाले अफगानिस्तान में, जो उसके बचपन के काबुल से बिल्कुल अलग, एक खतरनाक और टूटी हुई जगह है। ये सिर्फ एक हवाई जहाज की यात्रा नहीं है, ये तो समय में पीछे जाने की यात्रा है। बिल्कुल। उसे अपनी पुरानी गलतियों, अपने डर और उन घावों का सामना करना है जिनसे वो पूरी जिंदगी भागता रहा। स्रोत इसे अमीर के जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी यात्रा बताते हैं। और उसे उस बच्चे का सामना करना पड़ता है जो वो कभी था, और उस आदमी का सामना करना पड़ता है जो वो बन गया है। और यहीं पर वो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय कहानी फिर से जुड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। अमीर जब काबुल लौटता है तो वो सिर्फ अपने टूटे हुए अतीत को नहीं देखता, वो अपने टूटे हुए देश को देखता है। गलियों में पतंगे नहीं है। नहीं, गलियों में पतंगे नहीं, बल्कि तालिबान की बंदूकें हैं। बचपन की मासूमियत की जगह अब डर और दमन ने ले ली है। तो उसका व्यक्तिगत प्रायश्चित उसके देश के सामूहिक दर्द की पृष्ठभूमि में घटित होता है। सही। उसे न सिर्फ हसन के साथ हुए अन्याय को सुधारना है, बल्कि उसे उस बच्चे को भी बचाना है जो उस अन्याय का प्रतीक है, हसन का बेटा सोहराब। तो ये सब क्या मायने रखता है? जब हम इस पूरी कहानी की यात्रा को देखते हैं तो स्रोत कुछ प्रमुख सबक सामने रखते हैं। पहला तो यही कि डर कुछ पलों का होता है, लेकिन पछतावा वो पूरी उम्र का हो सकता है। हाँ, अमीर का एक पल का डर उस पर जिंदगी भर का बोझ बन गया। और कहानी ये भी दिखाती है कि पछतावा एक जेल हो सकता है, लेकिन प्रायश्चित उस जेल की चाबी है। भागने से सच नहीं बदलता। कभी नहीं। अमीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे लौटना ही पड़ा। और सबसे जरूरी बात जो स्रोत कहते हैं, दूसरा मौका मिलता है, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलता। नहीं, उसे हिम्मत करके पकड़ना पड़ता है। विश्लेषण में पतंग के प्रतीक का भी जिक्र है।
हाँ, शुरुआत में पतंग मासूमियत, दोस्ती और पिता का प्यार जीतने का जरिया थी। और फिर उस दर्दनाक घटना के बाद वो अपराध बोध और विश्वासघात का प्रतीक बन गई। सही। और कहानी के अंत में जब अमीर हसन के बेटे सोहराब के लिए पतंग उड़ाता है तो वही पतंग उम्मीद और प्रायश्चित का एक नया प्रतीक बन जाती है। क्या बात है। बिल्कुल। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े संदेश पर लाता है। ये कहानी मानवीय कमजोरियों और गलतियों के बारे में है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका मूल संदेश निराशा का नहीं बल्कि आशा का है। ये दिखाती है कि इंसान कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, साहस के साथ खुद को फिर से जोड़ सकता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, ये सच है। हाँ, लेकिन स्रोत कहते हैं कि उसके असर को भविष्य में सुधारा जा सकता है। अमीर ने हसन को नहीं बचाया, लेकिन वो हसन के बेटे को बचा सकता है। और शायद यही अच्छा बनने का तरीका है। तो हमने काबुल की गलियों में पनपी एक मासूम दोस्ती से लेकर तालिबान शासित अफगानिस्तान में प्रायश्चित की एक कठिन यात्रा तक के सफर को देखा। स्रोत का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि हमारी पहचान हमारी गलतियों से नहीं बल्कि उन गलतियों के बाद हम जो करने का फैसला करते हैं उससे बनती है। बिल्कुल। अमीर की कहानी इसी फैसले की कहानी है। और ये हमें उस शुरुआती सवाल पर वापस लाता है जिस पे सोचना चाहिए। बताइए। स्रोत अमीर के प्रायश्चित और अच्छा बनने के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन ये गहरा सवाल खड़ा करता है, क्या अच्छा बनना एक मंजिल है या ये कभी न खत्म होने वाला सफर है? अच्छा। क्या अमीर उस एक बच्चे को बचाकर पूरी तरह से अच्छा बन गया, या स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद असली मुक्ति किसी एक घटना में नहीं बल्कि सही काम करने के निरंतर प्रयास में है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं।